हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th हिंदी मीडियम। आज आपके ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स में जो आपका 5th चैप्टर स्टार्ट हो गया है, लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम, जिसमें आप इसके पूर्व ऑनलाइन क्लास में पढ़ चुके हैं। बल क्या है, जड़त्व क्या है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है, और विराम के जड़त्व और गति के जड़त्व पर आधारित हम आपको उदाहरण भी बताए हैं और आगे उदाहरणों को समझाने के लिए क्वेश्चन दिए थे, उनको आप कंप्लीट करेंगे कॉपी पे। तो आज की क्लास में जो आपका गति के नियम के चैप्टर है, 5th चैप्टर में जो आज का टॉपिक है वो न्यूटन के गति के नियम पर है। तो न्यूटन के गति के 3 नियम हैं, ये आपको पहले भी बताया गया है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम आप इसकी पहले जो कक्षा चली है उसमें आप पढ़ चुके हैं। आज आपका न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। तो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम आज आपको पढ़ना, ठीक है। तो इसमें जो है ये देखना है आपको न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। तो हेडिंग है इसमें न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये आपका आज का टॉपिक। तो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम पढ़ने के पहले हम ये देखेंगे कि संवेग क्या है, क्योंकि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम में संवेग परिवर्तन की बात आती है। तो थोड़ा सा हम संवेग आपको ओरली बता रहे हैं, ध्यान देंगे कि किसी वस्तु का संवेग वस्तु का द्रव्यमान और गुणनफल, वस्तु का द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु का संवेग वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु के वेग के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। और संवेग एक सदिश राशि है, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है और द्रव्यमान अदिश है। तो किसी सदिश में अदिश का गुणा करने पर सदिश राशि मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से वेग सदिश राशि है और किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन तभी होती है जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि संवेग द्रव्यमान में परिवर्तन तो होता नहीं, चाहे वस्तु गतिमान हो या स्थिर अवस्था में हो, है ना। जो भी वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन होगी वो वस्तु के वेग में परिवर्तन के कारण होगा, क्योंकि यदि वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा तो वो वेग में परिवर्तन का गुणा हम द्रव्यमान में करेंगे तो संवेग में परिवर्तन हो जाएगा। तो और आप जानते हैं कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन कब होगा, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन कब होगा, जब वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित किया जाएगा। जब वस्तु पर कोई हम बाह्य बल लगाते हैं, ठीक है, तो वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा, वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा, ठीक है। और यदि तो इस तरह से संवेग में परिवर्तन और बल के बीच एक गहरा संबंध है, ठीक है। क्योंकि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन बिना किसी बाह्य बल के संभव नहीं है। यदि हम किसी वस्तु के संवेग में ज्यादा परिवर्तन चाहते हैं तो अवश्य ही उस वस्तु पर हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, है ना। यदि हम वस्तु के संवेग में परिवर्तन कम चाहते हैं तो उस वस्तु पर हमको कम बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि संवेग में परिवर्तन और वस्तु पर लगाए गए बल के बीच संबंध होता है। तो इन्हीं दोनों
के बीच लगाए गए बाह्य बल और संवेग में परिवर्तन या संवेग में परिवर्तन की दर के बीच संबंध जो है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम बताता है। तो द्वितीय नियमानुसार क्या कह रहा है कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियमानुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल, ठीक है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल की दिशा में होती है। यहां लिखना है ये भी संवेग परिवर्तन की दिशा बल की दिशा में होता है। तो आपको ध्यान देना है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती, ठीक है। हम जितना ज्यादा बल लगाएंगे तो उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन उतना ही ज्यादा होगा और संवेग में परिवर्तन की जो दिशा होगी वो उस वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा होगी। तो ये देखना है। अब ये मान लीजिए कि माना किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है। प्रारंभिक वेग वस्तु का क्या है? प्रारंभिक वेग u से गतिमान है, ठीक है। जब वस्तु पर बल कैपिटल F समय t तक लगाया जाता है तब वस्तु का वेग क्या हो जाएगा? u से बढ़कर v हो जाएगा। वस्तु का वेग u से बढ़कर v हो जाएगा, ठीक है। और कितने समय बाद हो जाती है u से बढ़कर v? t समय में। तो इस प्रकार से हम प्रारंभिक संवेग की गणना करें तो प्रारंभिक संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे प्रारंभिक वेग अर्थात m इंटू u, क्योंकि वो प्रारंभिक संवेग होगा वो द्रव्यमान तो प्रारंभिक और अंतिम होगा नहीं, वो वेग पर ही निर्भर करेगा कि वेग प्रारंभिक है कि अंतिम है, ठीक है। यदि हम प्रारंभिक वेग का गुणा करते हैं द्रव्यमान में तो हमको प्रारंभिक संवेग मिलता है। अंतिम वेग का गुणा करेंगे तो अंतिम संवेग बराबर m इंटू v। अब संवेग में परिवर्तन निकालेंगे तो संवेग में परिवर्तन आएगा अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। तो अंतिम संवेग आपका mv है और प्रारंभिक संवेग mu है, तो mv माइनस mu और आगे m कॉमन तो v माइनस u। ये संवेग में परिवर्तन है। अब कितने समय में ये संवेग में परिवर्तन है? t समय में। तो संवेग परिवर्तन की दर बराबर संवेग में परिवर्तन बटे लगा समय। तो आगे हम लिख देंगे संवेग में परिवर्तन की दर बराबर m v माइनस u अपॉन t। ये संवेग में परिवर्तन
ठीक है। अब संवेग में परिवर्तन किधर है? अब लगाया गया बल हम लेते हैं, यदि लगाया गया बाह्य बल कैपिटल F है, तब न्यूटन के गति के द्वितीय नियमानुसार, न्यूटन के गति के द्वितीय नियमानुसार क्या कह रहा है? न्यूटन के गति के द्वितीय नियमानुसार कि संवेग परिवर्तन किधर? लगाए गए बल के समानुपाती होती है। मतलब कहने का कि बल जो है समानुपाती संवेग में परिवर्तन की दर, और F समानुपाती m v माइनस u अपॉन t, ठीक है। और आगे आएगा F इक्वल, हम समानुपाती का चिन्ह हटा दें तो एक नियतांक आएगा, ठीक है। तो ये k है, मान लीजिए m v माइनस u अपॉन t। अब यहाँ पर जो पद है v माइनस u अपॉन t, ये हमको क्या देगा? ये v माइनस u वेग में परिवर्तन, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और अपॉन t मतलब लगा समय, तो संवेग वेग में परिवर्तन बटे समय, ये देता है त्वरण, ठीक है। तो हम v माइनस u अपॉन t की जगह त्वरण लिख सकते हैं, जिसका नोटेशन है स्मॉल a। तो इस तरह से आप यहाँ बता देंगे, किंतु v माइनस u अपॉन t इक्वल टू a, ये कहलाता है त्वरण। तो F इक्वल टू kma, ठीक है। अब हम k की वैल्यू 1 कैसे लेंगे, ये आपको ध्यान देना है। तो हम k की वैल्यू कैसे लेंगे? यही द्रव्यमान 1 kg ले और a का मान 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और लगाया है ना, और लगाया गया बल न्यूटन में है 1, तो ये k इक्वल टू 1, k एक नियतांक, ठीक है। तो यदि k बराबर 1 लिया जाए तो F इक्वल टू m इंटू a, है ना, F इक्वल टू ma, ये न्यूटन के गति का द्वितीय नियम का गणितीय रूप है। यह न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप है। आपको F इक्वल टू ma से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन के गति का जो द्वितीय नियम है वो द्रव्यमान, त्वरण और बल के बीच संबंध बताती है, और ये F इक्वल टू ma जो है वो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप है, ठीक है। तो इस तरह से हम F इक्वल टू ma सिद्ध कर लेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक आपका आता है नेक्स्ट बताने का हमको कि आवेग क्या है। थोड़ा सा आवेग के बारे में आपको समझना है कि आवेग किसको कहते हैं। तो आवेग भी हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं तो एक निश्चित समय तक लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है कि बल और समय के बीच क्या संबंध है, ठीक है। हम कोई ज्यादा परिमाण का बल कम समय तक लगाते हैं, या कम परिमाण का बल ज्यादा समय तक लगाते हैं, या ज्यादा परिमाण का बल कम समय तक लगाते हैं, तो वस्तु को जितना आवेग चाहिए वो आवेग मिल जाते है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि आवेग क्या है। आवेग मतलब इम्पल्स। तो आवेग को हम परिभाषित करेंगे कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल और समयांतर के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। अर्थात बल का आवेग, बल और समय
समय अंतराल या समय अंतराल बल का आवेग बल और समय अंतराल के गुणनफल को आप बल का आवेग कहते हैं। बल का आवेग कहते हैं और आवेग बराबर हुआ बल गुणे समयांतर या समय अंतराल जो भी कहेगा जनरल। ठीक है, तो इस तरह से आवेग बराबर बल गुणे समयांतर। अब हम ये देख रहे हैं कि आवेग जो है सदिश राशि है, तो आवेग का मात्रक क्या होगा? आवेग का मात्रक हम इसको संकेत के रूप में आवेग को टाउ से लिखते हैं, तो यह इंटू डेल टी क्या है? समय अंतराल। तो ये हमको व्यंजक मिल गया, सूत्र मिला कि आवेग का क्या होगा। अब आवेग का मात्रक बराबर होगा बल का मात्रक गुणे समय का मात्रक। तो बल का मात्रक गुणे समय का मात्रक। बल का मात्रक हम ले लेंगे न्यूटन में, समय का मात्रक ले लेंगे सेकंड में। तो न्यूटन इंटू सेकंड जो है वो बल का मात्रक। अब हमको ये सिद्ध करना है कि बल का आवेग संवेग परिवर्तन के साथ किस तरह से संबंधित है। तो बल का आवेग और संवेग परिवर्तन में संबंध यह हमें सिद्ध करना है कि बल का आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि बल का आवेग क्या है? सिद्ध कीजिए कि बल का आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। तो आप बल का आवेग तो बता दिए, अब आप बताएंगे कि बल का आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। तो बल का आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। बल का आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, ये हमको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम ये देखे हैं आगे इस प्रश्न के उत्तर में कि बल का आवेग बराबर बल गुणे समयांतर अर्थात F इंटू डेल टी। ये संवेग बल का आवेग संवेग में परिवर्तन है ना, तो हम निकाले बल का आवेग बराबर बल गुणे समयांतर। अब हमको न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का प्रयोग करना कि बल का क्या मतलब होता है। तो किंतु यहां लिखेंगे किंतु न्यूटन के गति के द्वितीय नियमानुसार जो लगाया गया बल है वो F इक्वल टू क्या होता है? m v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू अपॉन टी। यदि लिया गया समय अंतराल टाइम t है तो हम डेल टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या मिला हमको कि F इक्वल टू m v माइनस यू अपॉन डेल टी, या इसी को हम लिख सकते हैं या डेल v अपॉन डेल टी, है ना, जहां डेल v इक्वल टू क्या है? वेग में परिवर्तन। डेल v इक्वल टू v माइनस यू लिखा जा सकता है। अब आप ये समीकरण नंबर 2 पाएंगे, आप f की वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए तो आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। तो f का मान समीकरण किसमें? 1 में रखने पर तो बल का आवेग बराबर F की वैल्यू क्या मिला? m डेल टी अपॉन डेल टी इंटू डेल टी है, तो डेल टी से डेल टी कैंसिल हुआ
तो m इंटू डेल v, मतलब कहने का क्या मिला, द्रव्यमान गुणे डेल v क्या है, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन हुआ। और ये किसके बराबर हुआ, बल का आवेग के बराबर हुआ। तो बल का आवेग द्रव्यमान गुणे वेग से परिवर्तन, अर्थात बल का आवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग में परिवर्तन, माने संवेग में परिवर्तन। तो हुआ संवेग में परिवर्तन, तो अर्थात बल का आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर हुआ। ये आप क्लियर करें, ठीक है। अब बल के आवेग का उदाहरण कई मिलते हैं, ठीक है। हमको कहीं पर हम कम बल लगा के ज्यादा समय तक उतना ही आवेग प्राप्त कर लेते हैं जितना कि हमको प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। तो कहीं पर हम बल का मान कम लगाते हैं, समय के मान को बढ़ाते हैं, क्योंकि कम बल में ज्यादा समय का गुणा कर देंगे तो हमको जितना आवेग चाहिए उतना मिल जाएगा। यदि हम समय के मान को ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे तब हमको बल के मान को ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे क्रिकेट के खेल में कुछ उदाहरण है आवेग पर, हम एक दो आपको समझा रहे हैं, बाकी आप देखेंगे बुक में जो दिया है कि क्या कारण है कि क्रिकेट के खेल में खिलाड़ी गेंद को लपकते समय अपनी हाथ पीछे की ओर ले जाता है। क्यों? क्योंकि गेंद, क्रिकेट की बॉल जब आ रही है तो बहुत तेजी से आ रही है, यदि हम डायरेक्ट उसको रोकेंगे इस तरह से हाथ कर, तो हमारे हाथ में चोट लग जाएगी, क्योंकि जितना आवेग उसको रोकने के लिए चाहिए है ना उतना उसको मिलेगा। तो हम तुरंत, बॉल आती है तुरंत हमारे हाथ के संपर्क में तुरंत आ जाती है, उसमें समय नहीं लगता। तो हम ज्यादा बल लगाना पड़ेगा उसको रोकने में, और बॉल भी हमारे हाथ पर ज्यादा बल लगाएगी तो हाथ में चोट लग सकती है। तो हम क्या करते हैं कि दूर से आती हुई बॉल को यहाँ से लपकते, यहाँ से कैच करके और हाथ पीछे की ओर ले जाते हैं। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में हाथ को जितना टाइम लग गया, टाइम का मान हम बढ़ा दिए। तो टाइम का मान हम बढ़ा दिए तो गेंद के वेग को कम होने के लिए समय मिल गया, तो धीरे धीरे उसका वेग कम होते होते तो हमारे हाथ में चोट भी नहीं लगी, और जितना बल का आवेग चाहिए उतना बल का आवेग मिल जाता है। हम बल का मान ज्यादा न लगा के हम समय के मान को बढ़ाते हैं, मतलब यहाँ से लेके और पीछे तक हाथ को ले जाने में जितना समय लगता है हम समय का मान बढ़ा देते हैं। तो हमको कम बल लगा के हमको जितना आवेग चाहिए उतना आवेग प्राप्त हो जाता है, क्योंकि आवेग बराबर बल गुणे समय, हम समय के मान को बढ़ा दिए तो जितना आवेग चाहिए था उतना आवेग उसको प्राप्त हो जाएगा। कम बल हमको लगाना पड़ेगा और बॉल भी हमारे हाथ में कम बल लगाएगी, जिससे चोट लगने का खतरा नहीं रहेगा, है ना। और भी उदाहरण है कि कांच के बर्तन फर्श पर गिरते हैं तो तुरंत टूट जाते हैं, लेकिन गलीचे पर गिरेंगे या जहाँ घास है ना, वहाँ गिरते हैं तो नहीं टूटते। वही बात होती है, क्योंकि गलीचे की मोटाई है, कांच की जो बर्तन है वो नीचे जाएगी धीरे धीरे तो टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो टाइम, समय का मान बढ़ जाएगा तो बल का मान कम लगेगा, ठीक है। रेत में गिरती है कांच के बर्तन तो नहीं टूटते, फर्श में गिरेंगे तुरंत टूटेंगे। क्यों? क्योंकि फर्श में तुरंत में संपर्क आता है फर्श, तो कांच के बर्तन ज्यादा बल लगाते हैं फर्श पर, तो फर्श भी उस पर ज्यादा बल लगाती है, तो समय का मान कम है इसलिए वो टूट जाते हैं। तो इस तरह से आपको कंप्लीट करना है, कॉपी भी कंप्लीट करना है, ठीक है।